हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए स्टैंडर्ड 10 आईसीएसई का फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम वर्क एनर्जी पावर है, उसका पहला एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। और अगर आप कंसेप्ट पहले से नहीं पढ़े हैं तो हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते करते साथ ही में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पर भी ध्यान देंगे, उससे आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो जो बुक हम प्रेफर करने वाले हैं वो सेलिना पब्लिकेशंस का है। जैसा कि यही बुक से मैंने पहला चैप्टर का भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। होप आपने वो वीडियो यूट्यूब पे देखा होगा और उससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कुछ मदद ज़रूर मिला होगा। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट कर दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल है जो आपके अंदर ऑलरेडी है उसको मैं और थोड़ा एनहांस कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए सेकंड चैप्टर का न्यूमेरिकल्स, वर्क एनर्जी पावर। पहला क्वेश्चन है, ए बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स 20 kgf, तो फोर्स गिवन है कितना 20 kgf, गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी है 1 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए, फोर्स जो है एक बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है और वही डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो जा रहा है, यहां पर बॉडी है अब यहां पर आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। तो तब एक ही फॉर्मूला आप याद रखिए जो है एफ एस कॉस थीटा। किसका? वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इसका डेरिवेशन भी है, वो मैं अलग से यूट्यूब पे डालूंगा। एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा, यहां पर थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल हम लेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और उसका कॉस अगर लें और एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में मल्टीप्लाई किया जाए तब जाके वर्क निकलेगा। अब ये कंडीशन जहां फोर्स जो डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है बॉडी में, वही डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस कर जा रहा है, इसका मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। तो थीटा यहां पर 0 है, तो थीटा 0 है, तो जो वर्क का फॉर्मूला है कि एफ एस कॉस थीटा, यहां पर कॉस 0 लेंगे। कॉस 0 का वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 है। साइन 0, ये तो आपको साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड 9-10 में पढ़ते हैं। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो हम W इज इक्वल टू सिर्फ एफ एस लिखेंगे। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट करिए और वर्क डन निकालिए। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आपका 20 kgf है, तो 20 kgf इंटू 10 न्यूटन में हम कन्वर्ट कर लेंगे। 1 kgf इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 न्यूटन, 9.8 होता है, लेकिन आप 10 न्यूटन मान के चलिए। तो अगर 1 kgf 10 न्यूटन है तो 20 kgf 20 इंटू 10 न्यूटन हो जाएगा, इंटू 1 मीटर, तो आपका निकला W इज इक्वल टू 200 न्यूटन मीटर लिख लीजिए, जूल लिख लीजिए, दोनों यूनिट सही है। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है, तो वर्क डन का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर, उसी को ही जूल कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला आंसर है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स थीटा 0 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ फोर्स। तो यहां पर फोर्स अगर ऐसे है तो ये एंगल पे बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल बनाएं तो ये एंगल 60 डिग्री एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ फोर्स। तो यहां पर W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जो है यहां पर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना
ये बिट 1 हुआ। सेकेंड बिट अगर आप देखें तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो W इज इक्वल टू, ये एफ एस का वैल्यू 200 आया, आप यहाँ 200 डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो अलग से वैल्यू पुट करिए, इनटू कॉस 60 1/2, तो W इज इक्वल टू 100 जूल। 100 जूल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड बिट भी है, हाँ, एंड द नॉर्मल टू द फोर्स। नॉर्मल टू द फोर्स मतलब 90 डिग्री। फोर्स अगर ऐसा लग रहा है तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो जा रहा है। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, एक्चुअल में ये एंगल है, ठीक है। तो यहां पर एफ एस कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री क्योंकि जीरो होता है तो W इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, जीरो। तो तीन कंडीशन है, जब फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और अगर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री है तो यहाँ पर आप cos 60 डिग्री का वैल्यू पुट करिए, और नॉर्मल टू द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इज इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा और cos 90 0, वर्क डन 0। तो जब भी फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क होना चाहिए, बट अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है तो नो वर्क इज डन। ये भी एक कंसेप्ट है, एग्जाम में आपको थ्योरी के नाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हेन वर्क डन ऑन अ बॉडी विल बी 0, तो तीन कंडीशन आएगा। पहला कि अगर फोर्स नहीं लग रहा है बॉडी के ऊपर तो वर्क डन 0 है। दूसरा, अगर फोर्स लग रहा है लेकिन बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तब वर्क डन 0 है। तीसरा कंडीशन है जो कि इंपॉर्टेंट है कि फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है बॉडी का, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब नो वर्क इज डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना 40 kg, climbs up the stairs and reaches the roof at a height of 8 meter in 5 seconds। तो डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट है, या हाइट आप लिख लीजिए, हाइट डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में होता है, कितना 40 मीटर, 8 मीटर इन 5 सेकेंड्स, 8 मीटर इन 5 सेकेंड्स। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी, वर्क डन बाय हिम, वर्क और पावर, फोर्स वर्क एंड पावर। तो फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू ma, यहां पर अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हो रहा है तो आप फोर्स इज इक्वल टू mg लिख लीजिए, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू m, मास दिया हुआ है 40 kg, इंटू जी का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया है तो जितना दिया है आप उतना कंसिडर करेंगे, और अगर नहीं दिया है तो आप 10 मान के चल सकते हैं। तो 400 न्यूटन, ये आपका फोर्स हो गया। दूसरा पूछा है वर्क क्या होगा, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इज इक्वल टू, फोर्स आया आपका 400 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर, तो वर्क हो जाएगा 3200 न्यूटन मीटर लिख लीजिए, जूल लिख लीजिए। थर्ड बिट क्या है, पावर स्पेंट। पावर होता है, चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी पावर, तो जो वर्क है वही एनर्जी है, कैपेसिटी टू डू अ वर्क। एक बॉडी का कैपेसिटी कि कितना काम कर सकता है वही एनर्जी है, तो ये दोनों सेम है। पावर क्या है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। मैं भी एक काम को एक दिन में कर रहा हूं और वही सेम काम अगर कोई आधा दिन में कर पा रहा है, इसका मतलब ही इज मोर पावरफुल, है कि नहीं। तो जो ज्यादा काम या एक पर्टिकुलर काम को, सेम काम को कम समय में कर पाए उसका पावर ज्यादा होगा। तो कितना टाइम पे कर पा रहा है कोई, ये जो ये मास है वो स्टेयर्स है कुछ, है ना, हाइट क्लाइम कर रहा है 8 मीटर का, कितना टाइम है 5 सेकंड, तो उसका पावर हो जाएगा वर्क डन बाय टाइम। वर्क आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 3200 डिवाइडेड बाय 5 सेकंड्स, तो ये आपका आ जाएगा 640 वाट। वाट लिख लीजिए, जूल पर सेकंड लिख लीजिए, क्योंकि वर्क का
यूनिट होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड इज SI यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ए मैन स्पेंड्स 7.4 किलोजूल एनर्जी in displacing a body by 74 मीटर in the direction in which he applies force। तो एनर्जी दिया हुआ है, एनर्जी दिया हुआ है मतलब क्या दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है, जो एनर्जी है वही वर्क है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, जितना वर्क वो कर पा रहा है इसका मतलब उतना एनर्जी तो उसके पास अवेलेबल है ही, है कि नहीं। तो एनर्जी अगर कहीं पर दिया हुआ है तो आप मान के चलिए कि वो वर्क का वैल्यू है। ए मैन स्पेंड्स 7.4 किलो जूल एनर्जी, यूनिट्स का भी आपको ध्यान रखना है, किलो जूल में दिया हुआ है, आप उसको SI यूनिट जूल में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, तो आपका आ जाएगा 7400 जूल। इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी बाय 74 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, इन द डायरेक्शन इन विच ही अप्लाइज फोर्स इन 2.5 सेकंड्स। तो फोर्स पूछ रहा है आपसे, एंड पावर इन हॉर्स पावर इन HP। ठीक, तो एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया है। एनर्जी कितना दिया है, एनर्जी दिया है मतलब क्या दिया है, वर्क दिया है, वर्क 7.4 किलो जूल, किलो जूल मतलब आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए 7400 जूल। क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया है 74 मीटर, और टाइम दिया है, टाइम कितना है 2.5 सेकेंड्स, 2.5 सेकेंड्स। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपको एक फॉर्मूला पता है, और दूसरा फॉर्मूला पता है कि W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये फॉर्मूला यूज करके भी फोर्स निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज करके भी फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू MA के लिए मास और एक्सेलरेशन चाहिए, जो कि हमारे क्वेश्चंस में गिवन नहीं है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर पाएंगे, तो हम ये फॉर्मूला को यूज करके वर्क बाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इक्वल टू वर्क बाई डिस्प्लेसमेंट करके, वर्क भी क्वेश्चन में है 7400 किलो जूल, डिस्प्लेसमेंट भी है 74 मीटर, तो आपका फोर्स आ जाएगा 100 न्यूटन। वर्क बाई टाइम 7400 बाई 74। क्लियर है। सेकंड पॉइंट आपसे पूछ रहा है पावर फाइंड करने, तो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन इज 7400 डिवाइडेड बाई टाइम है 2.5, तो 2.5 आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 25 से 4 वहाँ कट जाएगा, तो 74 इंटू 4 इंटू 10, 4 4 जा 16, 2960 वाट। क्लियर है, 2960 वाट। कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैलकुलेट द पावर इन हॉर्स पावर, यूनिट वाट तो है ही, जूल पर सेकंड है ना, जूल पर सेकंड ही वाट है। अनदर जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि डेली यूज में मोस्ट यूज्ड यूनिट, वो है हॉर्स पावर। ऐसा यूनिट नहीं है, मोस्ट यूज्ड यूनिट है पावर के लिए। तो रिलेशन है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट अप्रॉक्सीमेटली। यही रिलेशन को यूज करके हम यहाँ से वाट को जूल वाट को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 वाट कितना हो जाएगा, 1/746 जूल, है ना। आपका आंसर आया है 2960 वाट, तो इसको कैलकुलेट करिए जूल में, तो 2960 बाई 746 जूल, जूल लिख दे रहा हूँ, हॉर्स पावर, 1 वाट इज इक्वल टू 1/746 हॉर्स पावर। तो 2960 जो वाट आया हमारा पावर, उसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए 2960 बाई 746 करेंगे। 746, 7 4 जा 28 होता है, और यहाँ 4 4 जा 16, मतलब ये 296 के आसपास ही आएगा, तो 4 से कट जाएगा, लेकिन 740 अगर होता तो कट जाता, 4 से कुछ कम आएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 होगा, 4 से कुछ कम ही होगा, ठीक है, 3.9 के आसपास। तो 4 हॉर्स पावर के बराबर होगा पावर। क्लियर है, ये आपका हो गया फोर्स
क्या दिया हुआ था, वर्क एनर्जी दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, तो फोर्स और पावर पूछा था, अकॉर्डिंगली हमने फाइंड किया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर है, ए वेट लिफ्टर लिफ्टेड अ लोड ऑफ 200 kgf टू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर। लोड दिया हुआ है, इसका मतलब फोर्स दिया है कितना, 200 kgf, 200 kgf। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो 200 kgf इज इक्वल टू 2000 न्यूटन। क्लियर है? टू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर इन 5 सेकेंड्स। डिस्प्लेसमेंट दिया है कितना, 2.5 मीटर इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स आपको कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द वर्क डन एंड पावर डेवलप्ड बाय हिम। वर्क डन एंड पावर डेवलप्ड, 4 नंबर, वर्क डन एंड पावर डेवलप्ड। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू 2000 न्यूटन इंटू 2.5, 2000 न्यूटन इंटू 2.5 मीटर। आप इसको कैलकुलेट करिए तो ये आपका आएगा 5000 वाट। क्लियर है? पावर हो जाएगा वर्क डन बाई टाइम, वर्क दिया हुआ है, वर्क अभी हमने निकाला 5000 वाट, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, तो 5000 बाई 5 100 वाट, 1000 वाट। क्लियर है? 2000 न्यूटन फोर्स को यूज करके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को यूज करके हमने वर्क फाइंड किया, और वर्क डिवाइडेड बाय टाइम पावर। बहुत ही इजी है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, गिवन कंडीशंस क्या दिया हुआ है उसको कैसे यूज करके हम जो रिक्वायर्ड हमारा क्वांटिटी है वहां तक कैसे पहुंचेंगे, ये आपको थोड़ा सा सोचना है। फॉर्मूला अगर याद है तो वो फट से आपका दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि ये फॉर्मूला यूज करने से निकल जाएगा। ठीक है? ए मशीन रेजेज अ लोड ऑफ 750 न्यूटन, रेजेज अ लोड ऑफ 750 न्यूटन, इसका मतलब जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो 750 न्यूटन है कि नहीं? मशीन रेजेज अ लोड ऑफ 750 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 16 मीटर इन 5 सेकेंड्स। फोर्स है 750 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, थ्रू अ हाइट ऑफ 16 मीटर इन 5 सेकेंड्स, 16 मीटर, टाइम दिया है 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एनर्जी स्पेंट बाय द मशीन एंड द पावर ऑफ द मशीन इफ इट इज 100% एफिशिएंट। ठीक है? एनर्जी स्पेंट बाय द मशीन, एनर्जी मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क, जितना वो काम कर रहा है उतना ही एनर्जी स्पेंड कर रहा है ना? तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स 750 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका है 16, इसको आप कैलकुलेट करिए तो आपका आएगा 750 इंटू 16, जो भी आएगा उतना आपका आंसर होगा जूल में। ठीक है? आप कैलकुलेशन अपना करते रहिएगा। वर्क निकल गया, मतलब क्या निकला, एनर्जी निकला, जितना ये आएगा उतना एनर्जी स्पेंट बाय द मशीन। आप इंग्लिश में इसके बाद लिखिएगा कि इतना अमाउंट, इतना जूल ऑफ एनर्जी इज स्पेंट बाय द मशीन। क्लियर है? ठीक है? उसके बाद पूछ रहा है कि पावर ऑफ द मशीन इफ इट इज 100% एफिशिएंट। 100% एफिशिएंट मतलब जितना वर्क इनपुट है, जितना एनर्जी है उसके पास, वो पूरा एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन, जो भी काम उससे किया जा रहा है वो पूरा एनर्जी यूटिलाइज हो जा रहा है, थोड़ा भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, इसका कहने का मतलब है। तो इतना जो है एनर्जी निकलेगा ये पूरा यूटिलाइज हो जाएगा वो काम को करने के लिए। ठीक है? तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, कितना वर्क हुआ है 750 इंटू 16 डिवाइडेड बाई कितना टाइम में हुआ है, 5 सेकेंड्स में हुआ है, तो 5 से ये आपका कट जाएगा 150 और ये आपका आ जाएगा 225 और
फिर 15 ना, 240, तो 2400 वाट। तो पावर दिया हुआ है 3 किलोवाट, 3 किलोवाट, किलोवाट मतलब 3000 वाट, ये तो अंडरस्टूड है। कितने टाइम के लिए? टाइम जो है 10 आवर। तो आर क्या एसआई यूनिट है टाइम का? नहीं है, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स, तो 10 आवर इज इक्वल टू 36,000 सेकंड्स। क्लियर है? तो आप देखिए एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं पावर का कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, और वर्क जो है वही एनर्जी है। जितना एनर्जी यूज हो रहा है या जितना एनर्जी लिबरेट हो रहा है एक काम को करने के लिए, जितना काम किया गया है वो वही एनर्जी लॉस या यूज के बराबर है। क्लियर है? तो आप पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम नहीं लिख के पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम भी लिख सकते हैं। पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, तो पावर इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, ये फॉर्मूला को यूज करके कि पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी, पावर गिवन है, टाइम गिवन है, आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी स्पेंट इन 10 आवर्स का कैलकुलेशन हमसे पूछ रहा है। 2 यूनिट में पूछना है, किलोवाट आवर और जूल, दोनों में बताना है हमें। तो आप पहले जूल में कैलकुलेट करिए, कितना आ जाएगा? पावर दिया हुआ है 3000 इंटू टाइम दिया हुआ है 36,000। इसको आप कैलकुलेट करिए, 3 6 18, 1 in hand, 3 3 9, 10, 60। तो आपका हो गया 1.08 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल। ये आपका निकला एनर्जी इन जूल, ऐसा यूनिट्स। और अगर किलोवाट आवर में जो पूछा है वो आपको किलोवाट और आवर में डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई करिए, किलोवाट आवर में निकल जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू 3 किलोवाट इंटू 10 आवर, तो 30 किलोवाट आवर। तो दोनों यूनिट में आप बता सकते हैं, आप किलोवाट आवर में भी बताइए 3000, और वाट सेकंड में, वाट सेकंड जो है वही जूल है कि नहीं? तो अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा होता किलोवाट आवर में बताना या जूल में बताना है, तो हम हमेशा प्रेफर करेंगे कि जूल में बताएं। ठीक है, ये आपका 6 नंबर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ए वाटर पंप रेजेस 50 लीटर ऑफ वाटर। 50 लीटर मतलब ये वॉल्यूम दिया हुआ है यहां पर। तो गिवन कंडीशन जो है उसको अगर हम लिखें तो वॉल्यूम कितना दिया है? 50 लीटर, और लीटर जो है वो वॉल्यूम का एसआई यूनिट तो नहीं है। तो हम जैसे ही जो भी गिवन कंडीशंस हमें मिलते जाएगा उसको हम उसका पहले एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करते चलेंगे और उसके बाद फिर रेस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो 50 लीटर, 50 लीटर मतलब आप कन्वर्जन याद रखिए, एसआई यूनिट क्या है? मीटर क्यूब है। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। इसका मतलब 50 लीटर इज इक्वल टू कितना मीटर क्यूब? 50/1000। तो ये आएगा आपका 0.05 मीटर क्यूब। क्लियर है? तो ये वॉल्यूम हो गया। 50 लीटर दिया हुआ था, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद 0.05 मीटर क्यूब आया। तो ए वाटर पंप रेजेस 50 लीटर ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट 25 मीटर। आप डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए, हाइट लिख लीजिए, जो लिखना है लिखिए। कितना? 25 मीटर इन 5 सेकेंड्स। टाइम भी दिया हुआ है 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप यूज्ड अज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी। तो पावर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, और टाइम दिया हुआ है लेकिन वर्क नहीं है हमारे पास। तो वर्क को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वर्क के जगह में हम लिख सकते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां पर हाइट है इसलिए मैं h लिख रहा हूं। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, लेकिन फोर्स नहीं है। फोर्स नहीं है तो फोर्स को क्या लिखा जा सकता है? मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम। यहां तक सही है। F इज इक्वल टू
ma। ये जो FH है ये किसके जगह में लिखा हमने, वर्क के जगह में, और यहां पर फोर्स के जगह में हमने लिखा ma। F इज इक्वल टू ma। तो ये क्लियर है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। वर्क को एक्सपैंड किया तो फोर्स इंटू हाइट बाई टाइम, और फोर्स को और एक्सपैंड किया तो आया m इंटू एक्सेलरेशन इंटू h बाई टाइम। ठीक है, अब मास नहीं है हमारे पास लेकिन वॉल्यूम है, तो डेंसिटी को यूज करके, डेंसिटी अगर क्वेश्चन में दिया है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं दिया है तो वॉल्यूम से मास में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ये लोअर क्लास में हमने पढ़ा है। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ये भी आपको पता होगा कि 1000 kg पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर क्योंकि मीटर क्यूब में हमारा वॉल्यूम है तो हम 1000 kg पर मीटर क्यूब लेके चलेंगे। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 kg, इसका कहने का मतलब है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 kg। तो कितना मीटर क्यूब है, 0.05 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हो गया 0.05 इंटू डेंसिटी का जगह में, डेंसिटी का जगह कितना लिखेंगे, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहां तक होप समझ में आ गया होगा। तो ये मास को हमने क्या लिखा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और उसको कैलकुलेट किया तो 0.05 इंटू 1000 आया। 0.05 इंटू 1000 आप करेगा तो 50 आएगा। ठीक है, आप देखिए 50 लीटर, और जब उसका मास निकाला हमने तो 50 kg आया। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि वॉल्यूम जितना होगा लीटर में उतना ही उसका मास होगा kg में। वाटर के लिए, वाटर में वॉल्यूम जितना होगा लीटर में उतना ही मास होगा kg में। अगर ये 25 लीटर है तो इसका मास निकलेगा 25 kg, अगर 50 लीटर है तो 50 kg। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 50 लीटर दैट इज मास इज इक्वल टू 50 kg। नहीं तो आप ये पूरा फॉर्मूला के साथ कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम मीटर क्यूब में निकालिए और उसके बाद डेंसिटी उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं करना है तो डायरेक्ट जितना लीटर उतना kg याद रखिएगा। क्लियर है, तो मास निकल गया हमारा 50 kg। 50 kg इंटू एक्सीलरेशन क्या है, क्वेश्चन आप पढ़िए तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वाटर को इतना हाइट से ऊपर उठाया जा रहा है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाया जा रहा है। तो जो एक्सेलरेशन यहां पर लगेगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जिसका वैल्यू g जो कि 9.8 होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन में यहां पर 10 लेके चलेंगे। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू हाइट दिया हुआ है 25 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम आपका है 5 सेकेंड्स। तो 5 से ये हो गया 10, 10 10 100, 100 इंटू 25, 2500 वॉट आ जाएगा। क्लियर है, तो पावर निकल गया 2500 वॉट। स्टेप्स याद रखिए, याद रखना जरूरी नहीं है आपको। अगर ये फॉर्मूला पता है, पावर निकालना है, आप डायरेक्ट सोचिए कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। अब यहां से क्या नहीं दिया हुआ है उसको कैसे निकाला जा सकता है, उसके आगे आपको वैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, ए पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट 600 kg ऑफ वाटर। 600 kg ऑफ वाटर मतलब मास दिया हुआ है कितना, 600 kg। मास दिया 600 kg फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 75 मीटर इन 10 सेकेंड्स। तो हाइट दिया हुआ है कितना, हाइट लिखिए, डेप्थ लिखिए, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं आप, कितना 75 मीटर इन 10 सेकेंड्स, टाइम है 10 सेकेंड्स। कौन सा नंबर है, 8 नंबर। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पंप। तो पंप के लिए वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m एक्सेलरेशन अभी हमने देखा कि g होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो h है। तो mgh आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू mgh जब अगेंस्ट ग्रेविटी काम होगा। तो mgh मास दिया हुआ है 600 kg इंटू जी हो गया आपका 10 इंटू हाइट दिया है कितना 75, तो हो गया 6 5 30 और 42 45, तो 45 0 और 3 0, तो इतना वर्क निकाला है। तो जूल,
तो इतना जूल, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो 4.5 इंटू 10⁵ किलो जूल, ठीक है। 4.5 इंटू 10⁵ जूल, ये हो गया वर्क। 4.5 इंटू 10⁵ जूल, सही है। पावर एट विच द पंप वर्क्स, तो कितना पावर लगेगा काम करने के लिए, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, पावर निकालना है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन, कितना हुआ 4.5 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 10 सेकेंड्स, तो ये हो गया 45,000 वाट, और इसको 45 किलोवाट भी लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाय 1000 करके, है कि नहीं। पावर एट विच पंप वर्क्स 45 किलोवाट, सही है। पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ इट्स एफिशिएंसी इज 40%, तो देखिए इतना पावर लगेगा पानी को इतना काम, मतलब मोटर को इतना काम करने के लिए, तो अगर जो पंप है वो 100% एफिशिएंट है, इसका मतलब उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी लॉस अगर नहीं हो रहा है तो जितना एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड होगा उतना पूरा एनर्जी यूज किया जा सकता है, तो इतना एनर्जी यूज करना है। अगर 100% एफिशिएंट होता तो 45 किलोवाट का एनर्जी अगर उसके अंदर है तो हमारा काम हो जाता, क्योंकि जितना एनर्जी उसके अंदर है उतना ही एनर्जी हमें चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, मशीन जो है वो 40% एफिशिएंट है, 40% एफिशिएंट है। इसका मतलब कि जितना एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगा उसका सिर्फ 40% ही यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो 40% इतना हमें काम करवाना है उससे, कितना 45 किलोवाट का पावर उसमें हमें आउटपुट जनरेट करना है। लेकिन 40% एफिशिएंट है, तो ये जो जनरेटेड पावर है ये 40% है उसके पास जितना है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि उसके पास कितना है, मतलब 100% कैलकुलेट करना है। तो 40% पावर अगर 45 किलोवाट है तो 100% पावर उसके पास इनपुट कितना, ये 40 जो है ये आउटपुट है, आउटपुट अगर 40 है तो 100% इनपुट होगा, तो कितना होगा 45/40 इंटू 100, तो 5 5 25, 2 इन हैंड, 5 4 22, तो यह आ जाएगा 112.5 किलोवाट। ये पावर में इनपुट एनर्जी इतना होना चाहिए, तब जाके इतना एनर्जी वो आउटपुट, इतना पावर काम कर पाएगा आउटपुट में। क्लियर है, ये हुआ कंसेप्चुअल। नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि एफिशिएंसी, कोई भी चीज का एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। तो देखिए पावर आउटपुट हमें पता है कि 45 किलोवाट है, पावर इनपुट निकालने के लिए 40% एफिशिएंट है, तो 40/100 इंटू पावर इनपुट कर दीजिए, पावर इनपुट x इंटू इज इक्वल टू पावर आउटपुट हमें पता है कि 45 है, तो x इज इक्वल टू 45 100/40, यही आएगा 112.5 किलोवाट। क्लियर है। क्वेश्चन लिखा है कि द पावर रेटिंग ऑफ द पंप, मतलब इनपुट उसके पास कितना है कि 45 किलोवाट का हम उससे आउटपुट जनरेट करवा पाएंगे। अगर 100% एफिशिएंट होता मशीन तो जितना आउटपुट वो दे रहा है इसका मतलब उसके पास उतना ही इनपुट है, लेकिन क्योंकि 40% एफिशिएंट है तो जरूर उससे ज्यादा होगा, तभी उसका सिर्फ 40% ही आउटपुट दे पा रहा है कि नहीं। तो 40% जो आउटपुट है, इनपुट कितना होगा, इनपुट 100% होगा जिसका 40% बाहर आ रहा है। तो आप ऐसे यूनिटरी मेथड से कि 40% में अगर इतना है तो 100% उसके पास कितना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एनॉक्स कैन अप्लाई a maximum force of 1000 न्यूटन। फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है 1000 न्यूटन। It is taking part in a cart race and is able to pull the cart at a constant speed of 30 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड दिया है 30 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है कि while making its best effort calculate the power developed by the ox। तो देखिए पावर के लिए क्या चाहिए, वर्क डन बाय टाइम, है कि नहीं। तो वर्क के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
और टाइम। वर्क के लिए क्या चाहिए? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम तो है ही, है कि नहीं? तो यहां पर फोर्स है अपने पास, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और टाइम नहीं है। यही डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम जो है क्या है? स्पीड, वेलोसिटी। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फोर्स कितना है? 1000, वेलोसिटी कितना है? 30, तो पावर आ गया 30,000 वॉट। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1000 करके 30 किलोवाट। बहुत ही सिंपल है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, यही बेसिक फॉर्मूला है। और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो है यही वेलोसिटी। अगर इतना भी नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, जो भी है। तो यहां पर 30 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? कि द बॉडी मूव्स 30 मीटर इन कितना सेकंड? इन 1 सेकंड। तो देखिए आपको यहां पर डिस्प्लेसमेंट मिल गया, टाइम मिल गया। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके आप वर्क निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाई टाइम 1 सेकंड। क्लियर है? नेक्स्ट 10 नंबर, पावर ऑफ अ मोटर इज 40 किलोवाट। तो पावर दिया हुआ है कितना? 40 किलोवाट। इसका मतलब 40,000 वॉट हो जाएगा। एट वॉट स्पीड कैन ए मोटर रेज अ लोड ऑफ 20,000 न्यूटन। तो लोड मतलब फोर्स कितना? 20,000 न्यूटन। और अभी हमने पढ़ा कि पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन यही कंसेप्ट पे था। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, स्पीड पूछ रहा है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर बाई फोर्स। इसको आप यूज करके कैलकुलेट करिए। पावर कितना है? 40,000 डिवाइडेड बाई फोर्स 20,000, 40,000 बाई 20,000, वेलोसिटी आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 11 नंबर है। क्या है ये? यहां हो जाएगा, रंजन एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। तो फोर्स है कितना? 150 न्यूटन इन पुलिंग अ कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो फोर्स दिया हुआ है और वेलोसिटी भी दिया हुआ है कि 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। और बोल रहा है कि कैलकुलेट द पावर एक्सर्टेड। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी 1500। यहां अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना है? 150 और वेलोसिटी है 10, तो 1500 वॉट। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि ए बॉडी वेइंग 350 न्यूटन, वेट दिया हुआ है मतलब फोर्स दिया है कितना? 350 न्यूटन, क्लाइम्स अप 30 स्टेप्स ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई। तो 30 स्टेप्स क्लाइम कर रहा है, हर एक स्टेप का हाइट कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा? 30 स्टेप्स इंटू 20 सेंटीमीटर। आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डिवाइडेड बाई 100 मीटर, तो कितना आएगा? 6 मीटर। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 मीटर। फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। क्या निकाल पाएंगे आप? वर्क। बहुत बढ़िया। वर्क के बाद अगर टाइम दिया होगा क्वेश्चन में, जो कि दिया है हाई इन 1 मिनट, तो आप पावर भी निकाल पाएंगे। यही क्वेश्चन है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 350 इंटू 6 इतना जूल हो जाएगा वर्क। और पावर निकालने के लिए वर्क डन बाई टाइम कर दीजिए, तो 350 इंटू 6 बाई टाइम कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कितना सेकेंड्स? 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। तो ये 0066 कट गया, 35 वॉट। ठीक है, जो 13 नंबर क्वेश्चन है कि इट टेक्स 20 सेकेंड्स फॉर अ पर्सन ए ऑफ मास। दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। ऐसा करते हैं कि पर्सन ए पर्सन बी के लिए अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। 20 सेकेंड्स फॉर अ पर्सन ए ऑफ मास। पर्सन ए का मास दिया है 50 kg, पर्सन बी का मास दिया है सेम मास, तो इसका भी मास 50 kg ही है। ठीक है, टाइम लेकिन एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए टू क्लाइम अप द स्टेयर्स एक ही काम है। पर्सन बी भी वही सेम काम कर रहा है, तो सेम वर्क
है कि नहीं? टाइम कितना है 20 सेकेंड्स, बट इसके लिए टाइम है 15 सेकेंड्स। आपको फाइंड करना है वर्क डन एंड पावर डेवलप्ड बाय द पर्सन्स ए एंड बी का कंपैरिजन। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है कि पर्सन ए और पर्सन बी का मास अलग अलग है, मास सेम है 50 kg एंड 50 kg। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा दोनों के ऊपर वो सेम होगा, और स्टेयर्स सेम ही स्टेयर्स दोनों जन क्लाइंब कर रहे हैं ना, तो सेम वर्क होगा। वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टेकन। काम कितना हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो काम हो रहा है वो सेम हो रहा है। तो इसीलिए इसका वर्क और इसका वर्क सेम आएगा एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, डज द सेम वर्क, है ना। mgh, mgh, मास सेम है, g सेम है, हाइट सेम है, क्योंकि वही स्टेयर्स दोनों जन क्लाइंब कर रहे हैं। तो जब रेशियो निकलेगा WA is to WB, वर्क डन बाई बॉडी A, पर्सन A is to वर्क डन बाई पर्सन B, वो आएगा 1:1। ठीक है, सेम वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, कौन वर्क, लेकिन पावर अलग अलग हो जाएगा। जो कम समय में वही काम को कर पा रहा है, इसका मतलब उसका पावर ज्यादा है। तो आप ऑब्वियस से देख पा रहे हैं कि 20 सेकंड्स में ये वही काम कर रहा है जो बी को 15 सेकंड्स लग रहा है करने के लिए, तो बी का पावर ज्यादा होगा। तो कंपैरिजन जब हम करेंगे तो पावर ऑफ ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई टाइम। टाइम कितना है 20 सेकंड्स, क्लियर है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। तो पावर डेवलप्ड, कटेगा ये, तो पावर डेवलप्ड बाय पर्सन ए कितना हो जाएगा, उसका वर्क डन बाय टाइम, टाइम 20 सेकंड है तो डब्ल्यू ए बाई 20। सिमिलरली अगर इसका कैलकुलेट कर लिया जाए कि पावर ऑफ पर्सन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई 15, क्योंकि 15 सेकंड्स में कर रहा है। अब आप रेशियो निकालिए कि पी ए इज टू पी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई 20 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी बाई 20। डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी क्योंकि सेम है तो वो कट जाएगा, आएगा 15 बाई 20। 15 कितना हो गया, 5 से कट जाएगा, 3:4। तो पी ए इज टू पी बी इज 3:4। आप यहां से देख पाए कि जो आया है रेशियो उसमें पावर का पार्ट, पर्सन बी का पावर जो है वो पर्सन ए से ज्यादा है। ठीक है, तो वर्क का रेशियो सेम होगा, पावर का रेशियो 3:4 आएगा, जो टाइम के बराबर। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर सेम काम हो रहा है तब वर्क, तब पावर A is to power B is equal to time taken by B is to time taken by A। ये आप याद रख सकते हैं, अगर सेम काम हो रहा है तब यहां से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि PA is to PB is equal to 15 is to 20। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए बॉय वेइंग 40 kgf climbs up a stairs in of 30 steps each 20 सेंटीमीटर हाई। तो मास दिया हुआ है एक बॉय का, एंड आगे आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें गर्ल के बारे में भी दिया हुआ है। तो बॉय जैसे पर्सन ए और पर्सन बी में प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कॉलम बना दिया था, वैसे ही इसी तरह बॉय और गर्ल का अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी पूछा होगा वो निकालने में आसानी होगा। ठीक है, बॉय का मास दिया है 40 kgf, गर्ल का मास दिया है 30 kgf। क्लाइम्स अप 30 स्टेप्स ईच 20 सेंटीमीटर हाई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 30 स्टेप्स ईच 20 सेंटीमीटर हाई, इतना सेंटीमीटर। आप इसको डिवाइडेड बाय 100 करके मीटर कर लेंगे, आएगा 6 मीटर। ठीक है, तो सेम काम यही यहां पर भी हो रहा है, डज द सेम इन 3 मिनट्स। सेम मतलब यहां पर भी 6 मीटर है। टाइम कितना है, बॉय का 4 मिनट्स, गर्ल का 3 मिनट्स। क्लियर है। तो देखिए ये हो गया गिवन कंडीशन। अब आपको पावर और वर्क का कंपैरिजन कैलकुलेट करना है दोनों में। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 40 kgf, ये आपका वेट है, ये मास नहीं है, वेट है। 40 kgf जो है वेट है, और वेट ही जितना kgf होता है उसमें अगर आप 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना न्यूटन आ जाएगा। यहां तक ठीक है।
दिख रहा है। तो 300 न्यूटन इससे बाहर नहीं जा रहा था, वही चेक कर रहा था, तो ये कट जाएगा वैसे भी। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इससे आपको पता चला कि ये वेट है, वेट जो है वही फोर्स है। तो 400, यहाँ पर वेट लिख के इसको सही किया जा सकता है, नहीं तो वर्क डन का W और वेट का W कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। 400 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 6 है, यहाँ पर कितना है 300 इंटू 6। अब आप रेशियो कैलकुलेट करिएगा तो इतना जूल डिवाइडेड बाय इतना जूल, 4:3 का रेशियो आएगा। WA इज टू WB, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। WA इतना है, WAB नहीं है, बॉय और गर्ल है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ बॉय, ये हो गया गर्ल। तो वर्क डन बाय बॉय इज टू वर्क डन बाय गर्ल इज इक्वल टू 400 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 6। ठीक है, यहाँ पर भी वर्क डन जो फॉर्मूला यूज हुआ है वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज हुआ है। तो 400 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6, ये आपका 4:3 आ जाएगा। क्लियर है। पावर का अगर आप कैलकुलेट करें तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क डन कितना है 400 इंटू 6 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 4 मिनट। 4 मिनट ही रखते हैं क्योंकि रेशियो निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका 600, ये आएगा पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन इतना है, टाइम कितना है 3 मिनट्स, तो ये भी आ गया 600। अब आप पावर का रेशियो लीजिए, इनका पावर आया है 600, इसका भी गर्ल का ही पावर आया है 600। जब आप रेशियो ले लेंगे पावर ऑफ बॉय इज टू पावर ऑफ गर्ल, तो 600 600 1:1 आ जाएगा। ठीक है, वर्क डन और पावर का कंपैरिजन पूछा गया था क्योंकि वर्क दोनों का अलग अलग है। क्यों, वर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेट और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट भले सेम है लेकिन क्योंकि फोर्स अलग अलग है तो आपका वर्क अलग अलग आया, और अलग अलग टाइम पे भी दोनों जन कर रहे हैं, तो वर्क और टाइम दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा पावर। कैलकुलेट करने से समझ में आता है कि पावर दोनों का सेम है, इसका मतलब 1:1 का रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर जो क्वेश्चन है, ए मैन रेजेज अ बॉक्स ऑफ मास 50 kg टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर इन 2 seconds while another man, तो यहाँ पर दो मैन, एक को A मान लेते हैं एक को B। ठीक है, तो यहाँ होता है कि मास 50 kg एंड अनदर मैन रेजेज द सेम बॉक्स, तो दोनों का मास सेम है, कितना 50 kg। यहाँ पर भी मास है जो वो 50 kg ही है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर इन 20 seconds, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए, हाइट लिख लीजिए, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं आप। यहाँ पर हाइट कितना है 2 मीटर ही है, टाइम अलग है, लेकिन यहाँ पर टाइम है 20 seconds, यहाँ पर टाइम है कितना 50 seconds। तो कह रहा है कि कंपेयर द वर्क डन एंड पावर और कैलकुलेट द वर्क डन एंड पावर। ठीक है, तो इसका वर्क डन कितना आएगा mgh, इससे पहले ये फॉर्मूला का डेरिवेशन भी हमने किया है कोई एक क्वेश्चन में, है ना। तो mgh मास हो गया 50, g हो गया 10 इंटू h हो गया 2 मीटर, तो ये आ गया 1000 जूल। इसका कैलकुलेट करिए, वर्क डन इज इक्वल टू mgh, मास हो गया 50 इंटू जी हो गया 10 इंटू एच हो गया 2, सेम आया 1000 जूल। तो वर्क का जब रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे कंपैरिजन, तो दोनों का वर्क सेम है तो रेशियो 1:1 का आएगा। और अगर पावर कैलकुलेट करें तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, ये आपका निकलेगा 1000/20, 50 वाट। और अगर इसका पावर कैलकुलेट किया जाए तो ये वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन कितना है 1000 जूल डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 50, तो ये आएगा 20 वाट। अब आप पावर कैलकुलेट कर लीजिए, रेशियो PA इज टू PB कितना आया 50 और उसका 20, तो 5:2 का रेशियो है।
ये आप डायरेक्ट पावर निकालने के बाद भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट टाइम का उल्टा रेसिप्रोकल का रेशियो ले सकते हैं कि इसका पावर इज टू इसका पावर इज इक्वल टू इसका टाइम, दूसरा वाला का टाइम इज टू पहला वाला का टाइम टेकन। ठीक है, तो 50:20 का निकलेगा 5:2। और क्योंकि क्वेश्चन में पावर और वर्क का वैल्यू भी पूछा गया है, इसीलिए आप पावर कैलकुलेट करके रेशियो निकालेंगे। लेकिन अगर सिर्फ वैल्यू रेशियो पूछता तो आप पावर का रेसिप्रोकल का रेशियो निकाल देते हैं। वही पावर का रेसिप्रोकल बोल रहा हूं, टाइम का रेसिप्रोकल करके रेशियो निकालते हैं तो वही पावर का रेशियो निकलता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय टेक्स 3 minutes to lift a 20-liter water bucket from a 20-meter deep well। तो टाइम कितना ले रहा है? 3 minutes। 3 minutes को आप चेंज कर सकते हैं, तो 3 × 60 seconds 180 seconds हो जाएगा ये। क्लियर है? टू लिफ्ट अ 20-liter वाटर बकेट, इससे पहले एक क्वेश्चन किया था हमने जिसमें वॉल्यूम से उसका मास निकालने का कोशिश किया था डेंसिटी को यूज करके, और उससे एक कंक्लूजन में भी हमने कंक्लूजन पे भी हम पहुंचे थे कि जितना लीटर होगा वॉल्यूम उतना ही केजी होगा उसका मास। है कि नहीं? कोई एक नंबर था, मैं नंबर देख के बताता हूं, आप उस पर बैक करके देख लीजिएगा कि कैसे डेंसिटी को यूज करके मास कैलकुलेट किया था हमने। ये क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू 20 kg क्योंकि वॉल्यूम 20 लीटर है। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, तो h इज 20 मीटर। वाइल हिज फादर डज इट इन 2 minutes, वही सेम काम 2 minutes में किया जा रहा है उसके फादर के, तो टाइम इज इक्वल टू 2 minutes। ये मैन का है, ये फादर का है, सेम काम होगा लेकिन टाइम होगा 2 minutes। तो कंपेयर द वर्क डन, तो वर्क क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है कि सेम है तो वर्क का रेशियो आ गया 1:1। वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो कितना टाइम में हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्या काम हो रहा है वो मैटर करता है। ठीक है, तो पहला आंसर हो गया कि वर्क का रेशियो हुआ 1:1। पावर डेवलप्ड बाय देम, तो आप पहले वर्क कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद पावर का रेशियो भी निकल जाएगा। वर्क कितना आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या mgh कैलकुलेट कर लीजिए। mgh, m कितना है 20 kg, इंटू g है 10, इंटू हाइट है 20 मीटर, तो आया 4000 जूल। दोनों जन 4000 जूल का वर्क करेगा। ठीक है, डेवलप्ड बाय देम। और पावर डेवलप्ड बाय देम भी पूछा गया है रेशियो, तो ये मैन का पावर कितना हो जाएगा? 4000 क्योंकि वर्क है, वर्क डन बाय टाइम होता है फॉर्मूला। 4000 बाय टाइम कितना है? 20 मिनट, तो 20 × 60 सेकेंड्स, ये हो जाएगा आपका 2 × 20 2 3 10, तो 10/3 वॉट, ऐसे ही लिख लेते हैं। और इसका क्या आएगा? मैन का पावर आ जाएगा वर्क डन बाय टाइम 4000 डिवाइडेड बाय टाइम 2 × 60। ये 20 मिनट, ओह सॉरी, ये 3 मिनट्स है, 180 सेकेंड्स। ये गलती हो गया यार, फिर से ये भी कट जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पावर डेवलप्ड बाय ईच के बारे में भी पूछा गया है। इसका मतलब पावर वर्क डन बाय टाइम होता है फॉर्मूला, वर्क है 4000 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 180 सेकेंड्स, 180 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 200/9, 200/9, तो 9 आ जाएगा आपका 9 2 18, 22.22 समथिंग वॉट। और इसका आ जाएगा पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, वर्क है 4000 डिवाइडेड बाय टाइम है 2 × 60, ये था 3 × 60, 200/6, 100/3, ये हुआ 100/3, ये हुआ 200/9, 200/6, 200/9। इससे पता चला कि पावर जो फादर का है वो ज़्यादा है क्योंकि टाइम
कम है। अगर एक्चुअल में कैलकुलेट करना है तो ये 200/9 और ये 100/3 वाट आया, और अगर रेशियो सिर्फ कैलकुलेट करना है तो आपका आ जाएगा 3 मिनट और 2 मिनट, तो 2:3 का रेशियो ये आ जाएगा। रेशियो पावर डेवलप्ड जो होगा वो 2:3 होगा। ठीक है, सही है आंसर। तो ये आपका 16 क्वेश्चंस ऑफ सेलिना पब्लिकेशन, चैप्टर 2 वर्क एनर्जी पावर, स्टैंडर्ड 10 फिजिक्स ICSE, ये कंप्लीट हुआ है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो इसी चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस्ड होगा, और उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको मिल पाए इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।